आप सभी प्रशिक्षु अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को मेरा नमस्कार। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज की क्लास में हमें क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर शिक्षा है क्या, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, फिर शिक्षा का वास्तविक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ और शिक्षा का व्यापक अर्थ। इन सभी को हम जानेंगे। और दोस्तों, इस तरह से ही अलग अलग आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ बताइए, शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए और शिक्षा का महत्व इसके बाद हम जानेंगे और उसके बाद शिक्षा के कार्य। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। फटाफट से अपने दोस्तों को बुला लीजिए। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, चलिए इससे पहले आपके लिए एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। वो ये है कि आप ये बताइए कि आखिर शिक्षा कहाँ मिलती है। तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में यही आंसर आया होगा कि शिक्षा जो है वो विद्यालय में मिलती है, स्कूल में मिलती है। लेकिन क्या जो शिक्षा विद्यालय में मिलती है वो आपके लिए जीवन पर्यंत काफ़ी होती है? आपको उससे अलग कुछ समझने की, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्या ऐसा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि विद्यालय में प्राप्त की गई शिक्षा हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होती है, ना कि संपूर्ण शिक्षा। तो संपूर्ण शिक्षा कैसे मिलती है किसी मनुष्य को, तो उसकी बातें करते करते हम आगे जानते रहेंगे। हालांकि बात की जाए कि एक मनुष्य कब संपूर्ण शिक्षा को ग्रहण करता है, तो वो होता है कि अपने आसपास के वातावरण के थ्रू भी वो बहुत चीज़ें सीखता है, अपने बड़ों से, अपने छोटों से, सबसे कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है जीवन पर्यंत। तो चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं शिक्षा की परिभाषा। तो बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं सुकरात। इनके अकॉर्डिंग क्या है शिक्षा की परिभाषा वो जानते हैं। तो इन्होंने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना ही शिक्षा है। क्या कहा है इन्होंने, एक बार और दोहराते हैं जिससे आपको याद हो जाएगा। प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना ही शिक्षा है। ये बात कही है सुकरात महोदय ने। उसके बाद बात करते हैं अरस्तु जी ने क्या कहा है। तो इन्होंने शिक्षा को लेकर अपनी परिभाषा यह दी है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। क्या कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा कहलाता है। उसके बाद बात करें प्लेटो महोदय ने क्या कहा है। इन्होंने कहा कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा होती है। इन्होंने ये बात कही है। तो आपके एग्जाम में किसी के भी अकॉर्डिंग आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है कि सुकरात महोदय के अनुसार शिक्षा क्या है, उसको एक्सप्लेन करें। तो एक बार फिर से और दोहराते हैं और बिल्कुल आपके दिमाग में ये सेट हो जानी चाहिए। सुकरात महोदय ने क्या परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना ही शिक्षा होता है। उसके बाद बात करें अरस्तु की। अरस्तु ने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा होता है। और प्लेटो महोदय ने क्या कहा। इन्होंने कहा शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा होती है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, शिक्षा की संकल्पना क्या होती है। तो शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णतया की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने व अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है।
प्लेटो का कथन है, इन्होंने एक और बात कही है शिक्षा को लेकर कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। यानी अगर कोई भी समस्या आती है तो वो अज्ञानता के कारण ही आती है, क्योंकि अगर मनुष्य ज्ञानी होगा तो किसी भी समस्या में जाहिर सी बात है नहीं पड़ेगा, सब कुछ काम वो सोच विचार के ही करेगा। तो इन्होंने कहा है कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण होता है और अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा होता है, कि अगर अज्ञानी रहना है तो इससे अच्छा है तो जन्म ही ना लो। तो ये बात कही है प्लेटो महोदय ने। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको यही बताना है कि शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने व अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। और फिर प्लेटो का महोदय का जो एक कथन है ये आपको बता देना है। उसके बाद बात करें महर्षि वेदव्यास ने शिक्षा को लेकर क्या विचार अपने प्रस्तुत किए, तो इन्होंने कहा, ज्ञान जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता, बल्कि वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। यानी जो व्यक्ति जितना ज़्यादा शिक्षित होगा उसका व्यवहार उतना ही मधुर, कोमल और उतना ही अच्छा होता है, और एक अनपढ़ व्यक्ति का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता मोस्टली। आगे बात करें शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु में अ प्रत्यय लगाने से हुई है और जिसका अर्थ होता है जानना। विद्या का अर्थ क्या होता है? जानना, और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? विद धातु में अ प्रत्यय को जोड़ने से क्या हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है जानना। प्राचीन समय में ज्ञान को मानव जीवन के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता था, अभी भी माना जाता है। शिक्षा शब्द संस्कृत शिक्ष धातु में आ प्रत्यय को जोड़ने से बना है। शिक्षा शिक्ष धातु में आ प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? जो किसी भी शब्द के बाद में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय, और उपसर्ग जो किसी शब्द के शुरुआत में जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो अंत में जोड़ा जाता है शब्द के उसको प्रत्यय कहते हैं। तो शिक्ष धातु के बाद अगर जोड़ दे आ तो क्या बन जाएगा? शिक्षा। और शिक्षा का अर्थ इन्होंने क्या बताया है? सीखना और सिखाना। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। तो शिक्षा हम किससे ग्रहण कर सकते हैं? हम किसी से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वो भले ही हमसे छोटा हो, हमसे बड़ा हो, हमारे परिवार का कोई सदस्य हो, हमारे दोस्त हो, कोई भी हो सकता है। हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं जीवन पर्यंत तक। चलिए आगे बात करते हैं कि आखिर शिक्षा का जो बेस है वो क्या है, यानी शिक्षा किस भाषा से लिया गया है, एजुकेशन शब्द, उस सभी की चर्चा करते हैं। तो शिक्षा को आंग्ल भाषा के एजुकेशन शब्द से लिया गया है और शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्दों से हुई है। तो जिनमें वे तीन शब्द जो है वो प्रमुख है उनकी बात करेंगे। पहला है एजुकेटम, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिससे एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। एडुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना या टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगला वर्ड जो है एडसियर। ठीक है, एडसियर से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। विकसित करना अथवा निकालना, ये तीनों शब्द लैटिन भाषा के हैं। आगे बात करते हैं एडुकेयर, इसका क्या अर्थ होता है? आगे बढ़ाना, बाहर निकालना अथवा विकसित करना। तो इन तीन शब्दों से जो है एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। कौन कौन से? एडुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर। ठीक है, इन तीन शब्दों से एजुकेशन की उत्पत्ति मानी जाती है और तीनों का अर्थ लगभग मिलता जुलता है कि शिक्षित करना, बाहर निकलना, आगे बढ़ाना। तो तीनों का अर्थ लगभग मिक्सअप है इनका। ठीक है, एक ही जैसा होता है कि शिक्षित करना, बाहर निकलना, आगे बढ़ाना। आगे कैसे बढ़ाते हैं कि जब उन्हें शिक्षा प्रोवाइड करेंगे विद्यार्थियों को तो वे आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। ठीक है, रोज नई चीज़ें सीखेंगे। आगे बात करते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। आपके एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, एक्सप्लेन करें।
तो क्या होता है, शिक्षा के संकुचित अर्थ से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो कि एक निश्चित स्थान अथवा विद्यालय कॉलेज में निश्चित समय एवं निश्चित योजना के तहत दी जाती है, उसको संकुचित, ये शिक्षा का संकुचित अर्थ है। यानी एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित समय पर दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है, शिक्षा का संकुचित अर्थ में आप इसी तरह लिख सकते हैं कि एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित समय में और एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा ही क्या होती है, संकुचित शिक्षा होती है, संकुचित अर्थ होता है ये शिक्षा का। क्लियर हो आप सभी को ये? आगे बढ़े, आगे देखते हैं और जानते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। तो संकुचित शिक्षा यानी इसका स्थान लिमिटेड है। थोड़ा सा अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हुए चलिए कि संकुचित बात की है, संकुचित यानी सिकुड़ा हुआ या फिर छोटा आप कह लीजिए कि एक निश्चित स्थान, और व्यापक यानी बहुत बड़ा। तो व्यापक यानी जीवन से लेके मृत्यु तक जो भी इंसान जो भी कुछ सीखता है अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने विद्यालय से, अपनी फैमिली से, वो सभी आ जाती है शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत। ठीक है, एक बार और देखते हैं कि शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उस समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है, यानी बालक के जन्म से ही शिक्षा मिलनी शुरू हो जाती है। अर्थात व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है जिसका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है, अर्थात यह अनियंत्रित वातावरण है। ठीक है, समझ आया आपको व्यापक अर्थ में क्या होता है कि शिक्षा जो है वो कब से शुरू हो जाती है, किसी भी बालक के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक जीवन पर्यंत शिक्षा चलती रहती है। समझ आया आपको? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अब शिक्षा का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। क्या महत्व है शिक्षा का हमारे जीवन में, चलिए देख लेते हैं। पहला, शिक्षा का महत्व व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को विकसित करके इसका चारित्रिक निर्माण करता है, यानी किसी भी मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण विकास कौन करता है, शिक्षा के द्वारा होता है। ठीक है, अब क्या जो आपको बुक्स पढ़ाई जाती है केवल वही शिक्षा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप खेल के भी द्वारा सीखते हैं, आप अगर कहीं किसी यात्रा पर जाते हैं तब आप सीखते हैं। ठीक है, आप हर एक मोमेंट में कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं भी कुछ चीज़ें अलग से नई सीख रही हूँ, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आपको भी बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिल रही होगी। तो इसी तरह से क्या होता है कि शिक्षा मनुष्य के जीवन का या चरित्र का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा राष्ट्रीय जीवन में व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय एकता, भावनात्मक एकता, सामाजिक कुशलता और राष्ट्रीय अनुशासन आदि भावना को विकसित करके उसे इस योग्य बना देती है ताकि वह सामाजिक कर्तव्य को पूरा करते राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने के लिए ओतप्रोत हो जाता है। यानी जब कोई मनुष्य शिक्षित हो जाता है तो उसके जीवन में जो है राष्ट्रीयता या अपना राष्ट्र ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, वो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो इस तरह की भावना उसमें जागृत हो जाती है। वो केवल अपने बारे में नहीं, अपने पूरे राष्ट्र के बारे में सोचने लगता है। तो इसी तरह से विकास होता है एक व्यक्ति की चरित्र का। आगे बात करते हैं शिक्षा के कार्य कौन कौन से हैं। तो इसको हमने 4 भागों में विभाजित किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला है व्यक्ति संबंधी शिक्षा के कार्य, दूसरा है सामाजिक या समाज संबंधी शिक्षा के कार्य, तीसरा होता है राष्ट्रीय संबंधी शिक्षा के कार्य और चौथा है वातावरण संबंधी शिक्षा के कार्य। किससे संबंधित? सबसे पहले आपको क्या करना होगा एग्जाम में अच्छा लिखने के लिए, आपको हेडिंग्स पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसके बाद इसके अंदर की बात करेंगे, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति से संबंधित कौन कौन से कार्य होते हैं, शिक्षा के समाज से संबंधित कौन कौन से कार्य होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये 4 चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि शिक्षा के कार्य या शिक्षा का क्षेत्र कौन कौन सा है। व्यक्ति से संबंधित, समाज से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित और वातावरण से संबंधित। तो चलिए सबसे पहले जानें कि व्यक्ति से संबंधित शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करें कि व्यक्ति संबंधी कौन से कार्य है। पहला है
आंतरिक शक्तियों का विकास करना। शिक्षा का क्या कार्य होता है कि किसी भी एक मनुष्य की जो आंतरिक शक्तियाँ होती है उसको विकास करना, ठीक है, संपूर्ण व्यक्तित्व का भी पूर्ण विकास करना और भावी जीवन की तैयारी यानी आगे आने वाले जो जीवन में जो आगे आने वाली परिस्थितियां होती है उनके लिए तैयार करना क्या होता है, शिक्षा का कार्य होता है। यानी जब आप फर्स्ट क्लास में होते हो तो आपको इतना प्रिपेयर करा दिया जाता है कि जब आप सेकंड क्लास में आते हैं तो आपको उतना कुछ आता हो कि आप जो है थोड़ा बेसिक जान पाए, आपको समझ आ पाए। ऐसा नहीं होता कि आपको क्या है शुरुआत में ही 10th क्लास में बिठा दिया, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम क्या है सीढ़ी दर सीढ़ी चलते हैं, तो उसमें क्या है तो शिक्षा आपको आगे के लिए, आगे आने वाले जीवन के लिए आपको तैयार करती रहती है। नैतिक उत्थान करना शिक्षा का कार्य है, मानवीय गुणों का विकास करना शिक्षा का कार्य है और आत्मनिर्भर बनाना ये भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम बनाना ये भी शिक्षा का क्या होता है, कार्य होता है कि अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो आप क्या है खुद वो काम कर सकें। आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम बनाना, उसके बाद जन्मजात प्रकृतियों में सुधार करना भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद बात करते हैं कि समाज से संबंधित कौन कौन से कार्य होते हैं शिक्षा के। पहला है सामाजिक नियमों का ज्ञान कराना कि समाज के क्या नियम होते हैं, क्या उनके लिए अच्छा होता है, क्या उनके लिए गलत होता है। इस चीज़ के बीच में, सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट करना शिक्षा के द्वारा ही किसी इंसान को जानने को या समझने को मिलता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वो नहीं जान सकेगा कि कौन सी चीज़ें उसके लिए या समाज के लिए सही है और कौन सी उसके लिए या फिर उसके समाज के लिए, उसके राष्ट्र के लिए गलत है, ठीक है। कौन सी उसके हित में है, कौन सी नहीं है। प्राचीन साहित्य का इतिहास का भी ज्ञान कराती है या सिखाती है शिक्षा। कुरीतियों के आवरण में सहायक होती है, यानी जो कुरीतियाँ हमारे समाज में पहले से चलती आ रही है शिक्षित वर्ग उनको हटाता रहता है। जैसे पहले क्या होती थी, दहेज प्रथा, ये तो बहुत जगह अभी भी है। बाल विवाह की कुरीति हमारे समाज में थी, तो जैसे जैसे लोग शिक्षित होते गए उन्होंने उसको हटा दिया, अपने समाज के उससे बाहर कर दिया, अपने समाज से बाहर कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये हमारे समाज के या हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है। कुरीतियों को भी जो है शिक्षा के द्वारा ही बाहर किया जा सकता है। सामाजिक भावना का विकास करना, ठीक है, बिल्कुल सामाजिक भावना का विकास होता है शिक्षा के बाद। सामाजिक उन्नति में सहायक होना, और धर्मों के विषय में भी जानकारी मुहैया करवाना शिक्षा का काम है। उदार दृष्टिकोण, ठीक है, जो व्यक्ति शिक्षित होता है उसका दृष्टिकोण लगभग या ज़्यादातर उदार होता है, या उदार दृष्टिकोण का भी निर्माण करती है कौन, शिक्षा। समझ आए आप सभी को क्या क्या कार्य है समाज से संबंधित। समाज के नियमों का ज्ञान कराना, प्राचीन साहित्य का इतिहास जानने में मदद करना और कुरीतियों के आवरण में सहायक होना या कुरीतियों को बाहर करने में सहायक होना, सामाजिक भावना का विकास करना या सामाजिक उन्नति में सहायक होना, धर्मों के विषय में जानकारी देना और उदार दृष्टिकोण बनाना। आगे चले और बात करते हैं राष्ट्र संबंधी शिक्षा के क्या कार्य है। पहला क्या है, भावनात्मक एकता, यानी शिक्षा जो है भावनात्मक एकता को बढ़ाती है, कुशल नागरिक बनाती है। शिक्षित व्यक्ति कुशल व्यक्ति या शिक्षित नागरिक क्या होता है, कुशल नागरिक होता है। राष्ट्र के विकास में सहायक होती है शिक्षा, और क्या होती है, राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देती है शिक्षा, और सार्वजनिक हित संबंधी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है शिक्षा। सार्वजनिक आय संबंधी कार्य करती है। व्यक्ति शिक्षित होगा तो क्या होगा, आत्मनिर्भर बनेगा, अपने लिए भी कार्य करेगा और अपने राष्ट्र के लिए भी कार्य करेगा, और अपनी आय का कुछ हिस्सा जो है वो राष्ट्र के नाम भी करता है, जैसे इनकम टैक्स के द्वारा। तो क्या होता है, वो सार्वजनिक आय संबंधी कार्य भी किसके द्वारा होता है, शिक्षा के ही द्वारा होता है। राष्ट्रीय अनुशासन का निर्माण करती है शिक्षा, और अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान भी शिक्षा ही कराती है। आगे बढ़े और वातावरण संबंधी शिक्षा के क्या कार्य है वो जानते हैं। तो उनमें पहला है वातावरण से समायोजन, यानी उससे संबंध स्थापित करना। वातावरण से संबंध या समायोजन स्थापित करना ही शिक्षा का कार्य है।
वातावरण का अनुकूलन। ठीक है, ये दोनों कार्य है वातावरण से संबंधित शिक्षा के। सो गाइस, आपकी क्लास आज की यहीं पर ख़त्म होती है। आपको कितना समझ आया और आज की क्लास कैसा लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे और उत्साहित करते हैं आपके लिए और अच्छा करने के लिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। la la la